चलिए जी। इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 गोइंग ऑन था, जिसमें मेनली आप लोगों ने सेक्शन जो कवर किया दैट इज 124 एंड रनिंग हमारा सेक्शन 125 विच डील्स विद द आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जिसमें सर पहली बात, कंपनीज एक्ट 2013 ने कोई नया फंड नहीं बनाया। ये पुराने एक्ट के अंदर भी था, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन की। बट द पॉइंट इज कंपनीज एक्ट 2013 ने आके इसको थोड़ा रेगुलेट और बेटर वे से करा, जो शायद पहले नहीं हो रहा था। हमने कल इस एक्ट के अंदर पर्टिकुलरली ये पढ़ा कि इस फंड के अंदर क्रेडिट्स कहाँ कहाँ से आएंगे, मतलब पैसा इस फंड में कहाँ कहाँ से आएगा, और पर्टिकुलरली द मेन थिंग, इस फंड की यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगी। सर क्रेडिट्स के तो आपने बहुत सारे पॉइंट पढ़े, यूटिलाइजेशन को लेकर जस्ट ओनली कितने पॉइंट्स पढ़े जी? 7। बट ओनली दी 7। और 7 में से भी पहले 6 पॉइंट आपके क्या हैं? स्पेसिफिक। और 7th वन क्या था? एनी अदर इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब रिलेटेड, कि बाकी जो इन 6 पर्पजेस को पूरा करने के लिए अगर कोई रिलेटेड एक्टिविटी आपको करनी पड़ी तो वो रिलेटेड एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। अब पॉइंट ये था बीच में जिसमें आपके पास, चलो सर, 1 नंबर, यूटिलाइजेशन इज वेरी क्लियर। जिस नाम से पैसा मेरे पास आया था, कल को वही लोग अगर पैसा लेने आएंगे तो मैं क्यों नहीं उनका पैसा वापस करूंगा। और ये मोस्टली कौन सा पैसा? एप्लीकेशन मनी का, अनपेड डिविडेंड का, कोई मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, जो रिमेनिंग अनपेड थे फॉर 7 years। अगला आए पैसा ले जाए। बट इन दैट सेक हमने क्या पढ़ा? उस पर्सन को हमारी अथॉरिटी के पास क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। आप अप्लाई करिए, आपके पैसे रिफंड अगर बनते होंगे, हम आईईपीएफ में से आपका पैसा आपको वापस करेंगे। फिर सवाल ये आया सर, चलो जितने भी पर्पसेस आपने बताए उनकी, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस को लेकर, या इवन वर्ड आया एनी डिसगॉज्ड अमाउंट। डिसगॉज्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है? अनएथिकल। कोई ऐसी अमाउंट जो कंपनीज ने अनएथिकल वे से कमाई हो और जिससे लोगों का क्या हुआ हो? नुकसान। एंड उस नुकसान की जो भी भरपाई होगी वो कौन करेगा? आईपीएफ, क्योंकि नेचुरली पब्लिक लॉस हुआ है। तो इन दैट केस हम इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए उनको यहां से कंपनसेट करेंगे। इवन द क्लास एक्शन सूट, इसका मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय क्लास एक्शन सूट? सब लोग कौन? एक पर्टिकुलर क्लास। सब लोग कौन? जो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, लाइक सर मेंबर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। ये लोग कौन होते हैं? एक पर्टिकुलर क्लास। और नेचुरली जब कोई नुकसान, जब एक मास लेवल पे काफी लोगों के साथ हुआ होता है, सर अलग अलग स्यूट आप लोग क्यों करोगे? इन दैट केस आप लोग एक मिलकर इकट्ठा ही स्यूट करो, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। और मैंने वर्ड आपको ये कहा था कि वर्ड इसमें क्या मिलेगा? रीइंबर्समेंट मिलेगी। रीइंबर्समेंट मींस पैसा वापस मिलेगा। ये नहीं कि खर्चा पानी हम ही देंगे। सर आप केस करो, अगर आप जीत गए और कंपनी के अगेंस्ट ही प्रूव हुआ, देन आपका जितना भी लिटिगेशन के ऊपर खर्चा हुआ होगा वो सारे लीगल एक्सपेंसेस आपको क्या किए जाएंगे? रीइंबर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और एक स्पेशल नोटिस, हमने 125 सेक्शन के अंदर सिर्फ 2 जगह शेयर्स क्या करे थे? ट्रांसफर करे थे आईईपीएफ के नाम पे। एक तो अनपेड डिविडेंड वाला ही था, कि अगर कोई डिविडेंड 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 7 कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, लगातार 7 साल हो चुके वो पर्सन डिविडेंड लेने, ऐसे गुमनाम शेयर्स उठा के किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो? आईपीएफ। मतलब पहले तो आईईपीएफ सिर्फ क्या मांग रहा था? डिविडेंड। अब मैं कह रहा हूं वो शेयर्स भी, और इवन उसके कल को जो रिजल्टिंग बेनिफिट्स भी होंगे वो भी सारे किसको मिलेंगे? आईपीएफ। क्यों? जिनका मालिक किसको बना दिया? आईपीएफ। तो कल को उन शेयर्स के ऊपर जो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट लाइक बोनस, राइट इशू, तो वो सारे भी पर्टिकुलर किसको मिलेंगे? जिसके नाम पे शेयर्स होंगे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट में आपके पास आया था क्या सर? एक पॉइंट और था जहां पे आपके शेयर्स आईईपीएफ के नाम पे क्या होते हैं? ट्रांसफर, एंड दैट इज एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। जो सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, जस्ट लिटिल वर्ड एक ये बताया था, अगर कोई एसबीओ अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, इन दैट केस उसके वाले शेयर्स भी
सारे के सारे किसके नाम पे चले जाएंगे? आईपीएल। और जब शेयर्स चले गए तो कल को रिजल्टिंग बेनिफिट भी किसको मिलेगा? आईपीएल। अब आइए वर्ड, कहते हैं सर ये जितना भी फंड आप लोग मैनेज कर रहे हो, पहली बात इसको मैनेज करने के लिए कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए, कोई कमेटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तो होनी चाहिए। कहते हैं हाँ बिल्कुल है सर, हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। एंड इस अथॉरिटी को हेड कौन करेगा? नंबर वन इज चेयरपर्सन, सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम 7, एंड सीईओ। ये वो लोग होंगे जो इस फंड को क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर करना मतलब मैनेज करना, कंट्रोल करना, सारा हिसाब किताब रखना। और ये चाहे गवर्नमेंट है, हिसाब किताब इनको भी रखने पड़ेंगे, अकाउंट्स इनके भी बनेंगे, ऑडिट इनका भी होगा, हर चीज का हिसाब किताब इनको भी पार्लियामेंट में देना पड़ेगा, रिपोर्ट वहां भी पेश होगी, हर चीज। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड को लेकर, हाँ जी कुछ पढ़ना। द अथॉरिटी शेल नंबर वन administer the fund and maintain separate accounts and records in relation. और आपको पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द फंड एक सेपरेट अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे, प्रॉपर हिसाब किताब हर चीज का, जैसे कितने क्रेडिट्स आए, कितना डेबिट गया, हर चीज का हिसाब किताब आपको सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, हाँ जी, Will be maintained in the form prescribed by central government after आफ्टर कंसल्टेशन विद, क्या लिखा हुआ है? कैग, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसकी थोड़ी सी कहानी सुन लो। वर्ड इज कंट्रोलर एंड कंट्रोलर, COMP, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर इट्स गवर्नमेंट पोस्ट, पर आई कैन से ही इज गवर्नमेंट ऑडिटर। ऑल ओवर इंडिया जितनी गवर्नमेंट एंटिटीज है ना, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, जिनका भी ताल्लुक गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट, अल्टीमेट सारे सरकारी महकमों का, सिंपल लैंग्वेज में जितने तेरे गवर्नमेंट बेस्ड है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उन गवर्नमेंट वालों का पहली बात प्रॉपर अकाउंट्स, प्रॉपर रिकॉर्ड सब मेंटेन होगा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, जहां भी फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व है, पैसों का लेन देन इन्वॉल्व है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगी। आप ये नहीं कह सकते जी हम तो गवर्नमेंट वाले, फिर क्या हो गया? पैसों में डील तो करते हो, चाहे तुम्हारा मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, नॉन प्रॉफिट मोटिव है, वेलफेयर मोटिव है, पैसों की हेर फेर थोड़ी करोगे। हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, एक एक चीज का जवाब तो देना पड़ेगा। क्रेडिट कहां से आए, यूटिलाइजेशन कहां गई? आप कह रहे हो जी हमने इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए इतना पैसा खर्च करा, दिखाओ कहां करा, दिखाओ बिल कहां पे, आपने ये चीज करी, फलाना करा। मैं कह रहा हूं जो करा हिसाब दे। और वो हिसाब पर्टिकुलरली कौन मांगता है? कैग, कैग दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को क्या क्या अकाउंट मेंटेन करने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, इनको प्रेस्क्राइब तो कौन करेगा? देखो जी, ऑर्डर इंडिया में कोई भी निकालेगा, वो तो कौन निकालेगी? सीजी। बट किससे पूछकर निकालेगी? कैग। कैग इंस्ट्रक्शन देगा कि जितने भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं इस तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन करा करें, इस तरह से वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करा करें। अभी सिर्फ बात किसकी चल रही है? मेंटेन करने की। किसकी चल रही है? मेंटेन। तुझे क्या लग रहा है कल्ला मेंटेन करवाएंगे? नहीं सर, आगे इनका क्या करवाएंगे? ऑडिट भी तो करवाएंगे, चेक भी तो करवाऊंगा कि तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे, सही मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे, कहीं कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं कर रहे, पैसा निकलवाया किसी पर्पज के लिए, खा कहीं गए, कहीं ऐसा काम तो नहीं चल रहा। दैट इज, सो ये वो पर्सन है जो इंडिया में द रिस्पॉन्सिबल पर्सन है फॉर द गवर्नमेंट ऑडिट्स। जितने सरकारी ऑडिट होंगे ना, तेरा वर्ड हमेशा एक आएगा, सर कैग से पूछ लो एक बार। और ऑडिट करवाने की भी, ऑडिट रिपोर्ट जाएगी भी किसके पास? कैग के पास। कैग की ड्यूटी होती है इसको आगे प्लेस करना, कहां पे? पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां भी जिस भी लेवल का वो गवर्नमेंट है। मान लो स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड है तो विधानसभा जाएगा, एंड अगर मान लीजिए वो सेंटर बेस्ड है तो कहां जाएगा? आपका पार्लियामेंट में जाएगा। तो जिसके भी जितने जहां भी जाएंगे, इस बंदे की ड्यूटी है। और तुझे क्या लग रहा है कि ये जो कैग पर्सन है, क्या ये अकेला पर्सन पूरे इंडिया को संभाल रहा है? इट्स बेसिकली द सुप्रीम पावर। इसके अंडर नेक्स्ट आगे कितने सारे ऑफिसर्स, कितने सारे डिपार्टमेंट्स वर्कआउट कर रहे हैं।
और अगर मैं कह दूं जी ऑडिट कौन करेगा, कैग करेगा, कैग नहीं करता। कैग आगे किसको हायर करता है, हम जैसे सीएस प्रोफेशनल्स। हमारा ईयर बाय ईयर ना एक फॉर्म निकलता है, कैग एम्पैनलमेंट फॉर्म। एवरी ईयर वो हम फिल करते हैं, और अगर गवर्नमेंट कैग हमें सिलेक्ट करेगा, कैग बताएगा कि हमने ऑडिट कैसे करना है। अब अकेला पर्सन थोड़ी पूरे इंडिया का ऑडिट कर देगा। नेचुरली ये आगे किनको हायर करते हैं, सीएस। बट सीएस जितने भी ऑडिट करेंगे इनकी इंस्ट्रक्शंस के अंडर करेंगे, और रिपोर्ट बनाकर भी किसको देंगे, कैग। कैग आगे किसको पेश करेगा, सरकार। कहां पे, पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस, सब कुछ वही। नाउ सर, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द अथॉरिटी? यस, इट शैल बी कंपिटेंट फॉर द अथॉरिटी to spend money out of the fund. ये लिख कर देना जरूरी है। हमने ऊपर तुम्हें पर्टिकुलरली क्या दिया, यूटिलाइजेशन बताया कि आप अल्टीमेटली ये पैसों को कहां कहां पे यूज कर सकते हो, ये चीज हमने पर्टिकुलरली आपको बताई। बट उसको खर्च करने की पावर भी तो दो। वो तो आपने पर्पस बता दिया कि इन इन पर्पसेस के लिए पैसा आप लोग बाहर निकाल सकते हो, बट उसको खर्च करने की, बाहर निकालने की पावर भी तो दो। कहते सर ये तो ऑब्वियस है। ऑब्वियस नहीं, लिखा हुआ है तो अलाउड है। अगर ना लिखा होता ये अथॉरिटी पैसा नहीं निकाल सकती। अगला कहेगा सेक्शन 125 बताओ जी, कहां लिखा हुआ है कि आपके पास पावर है टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द फंड? हम कहते लोग कितनी बेसिक बात है। बेसिक हो कैसी हो, लिखी हुई है तो ही मान रहे हैं। लॉ का मेन मोटिव क्या है, लॉ का मेन मोटिव क्या है, क्यों इतना कुछ वो राइटिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं? सर लिखा हुआ है तभी लोग मान रहे हैं। हम नहीं कहते अपनी को, मान लो किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, किसी बात को लेकर बहस हो जाए, दिखा कहां लिखा हुआ है। मैं कहता देख ये लिखा हुआ, लिखा हुआ है तभी अल्टीमेटली ये पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। नाउ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स पढ़िए, द अकाउंट्स ऑफ द फंड। हाँ जी। Shall be audited by CAG. हम्म। Audited accounts and audit reports shall be forwarded annually by the authority to central और government. सिंपल सी बात है, जो अथॉरिटी ऑडिट करवाने के बाद रिपोर्ट बनाएगी, जो ऑडिटर इनका रिपोर्ट देकर जाएगा, सर ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, वो अथॉरिटी किसको फॉरवर्ड करेगी, टू द सीजी। और सीजी नेक्स्ट आगे इसको कहां पेश करेगी, पार्लियामेंट में। नाउ एनुअल रिपोर्ट, कहते सर आपको कल्ला फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में ही रिपोर्टिंग नहीं करनी, वो तो हो चुका, ऑडिटेड अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। द मेन थिंग इज एनुअल रिपोर्ट। आप हमें पूरे साल का अपना चिट्ठा प्रोवाइड करो, पूरा साल आपने क्या क्या एक्टिविटी करी। मैं कहा जी आपने फंड्स वगैरह तो काफी यूज करे हैं, एक बार बताओगे पूरे साल की आपकी एक्टिविटी क्या, स्टेट ऑफ अफेयर्स, वर्किंग, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल रिपोर्ट। अब इस आईईपीएफ अथॉरिटी को अपने पूरे साल की एक्टिविटीज एक पेपर पे लिख कर देनी होंगी, हमने क्या क्या एक्टिविटीज पूरे साल में करी। नाउ द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट। हाँ जी। The annual report shall give a full account of its activities during the financial year. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और इंडिया में फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। क्लियर? एंड कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द अथॉरिटी टू Central government. and the annual report and the audit report shall be laid before, yes, Each house of parliament. और बाद में वही सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं रिपोर्ट्स को, एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट, ये दोनों, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, ऑडिट रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल मैटर्स पे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल आपने मेंटेन करी। एनुअल रिपोर्ट होती है ऑपरेशनल मैटर्स पे, तुमने पूरा साल क्या क्या काम करे। मुझे कल्ला तेरा फाइनेंशियल व्यू नहीं, ऑपरेशनल व्यू भी चाहिए, कि आप जो अथॉरिटी बनाए गए हो, जो फंड ये मैनेज कर रहे हो, कर भी रहे हो या नहीं। पैसे तो धड़ाधड़ अकाउंट से जा रहे हैं यूटिलाइजेशन के नाम से, खर्च कहाँ पे हो रहे हैं, दिखाओ उसकी पूरी एनुअल रिपोर्ट बनाकर। मुझे दोनों चाहिए। एंड अल्टीमेट ये पूरी पिक्चर आपकी कहाँ प्लेस्ड की जाएगी, पार्लियामेंट में। नाउ नेक्स्ट वर्ड, ये तो था सर फिर भी एक अपने आप में नॉर्मल टॉपिक आईईपीएफ को लेकर, कि कौन मैनेज करेगा, क्या इनका सिस्टम होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी नहीं बनेंगी, इनमें क्रेडिट्स क्या होंगे, डेबिट्स क्या होंगे, दैट इज द बेसिक टॉपिक। अब आओ मजेदार चीज एक और, 126 विच डील्स विद द डिविडेंड। पहली बात तो वर्ड क्या रहेगा, डिविडेंड एटसेट्रा। दैट मीन्स नॉट ओनली डिविडेंड, डिविडेंड जैसी
और भी अगर कोई आइटम्स होंगी, अमाउंट्स होंगी, मैं उनकी भी बात बीच में कर रहा हूं। नहीं, मैं अकेला वर्ड डिविडेंड भी तो लिख सकता था। मैंने क्या लिखा? वर्ड डिविडेंड एटसेट्रा, जैसे द लाइक आइटम्स, सिमिलर आइटम्स, एनी अदर आइटम्स। इसको ना हम वर्ड बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जर्नल वर्ड्स। दीज आर कॉल्ड एज, जो स्पेसिफिक वर्ड के साथ लगाए गए हैं। दैट मीन्स यहां अकेले डिविडेंड की बात नहीं होगी, कुछ ना कुछ और भी वर्ड इसके अंदर कवर होंगे। टू बी हेल्ड इन अभियांश। अभियांश का मतलब क्या होता है? कैप्ट साइड, किसी को साइड में रख लो, होल्ड कर लो, रोक लो, दैट इज टू बी केप्ट इन अभियांश। अभियांश मीन्स होल्ड करना। पढ़िए, कहते जी मुझे ये कंसेप्ट नहीं आपका समझ आया। आप कह रहे हो कि डिविडेंड को होल्ड कर लो, फिर तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। आप तो कह रहे थे कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर डिविडेंड आपको क्या करना पड़ता है? पे आउट। और यहां तुम कह रहे हो टू बी हेल्ड इन अभियांश, कीप असाइड। कहते सर मैं हर किसी को नहीं कह रहा, जेन्युइन केस बता रहा हूं कि अगर ये सिनारियो हुआ, अगर ये वाला पॉइंट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ एक बार के लिए, इनको अभी डील मत करो, इनका जो डिविडेंड है ना साइड पे करो, इनके चक्कर में बाकियों का भी रह जाएगा। कम से कम बाकियों को पास ऑन करो, उनको नहीं मैं रोक रहा, इनके लिए एक बार साइड पे करो। मैं कहा जी ऐसा भी क्या मैटर हो गया? सुन, सेक्शन 126 अप्लाइज, सेक्शन 126 अप्लाइज वेयर अ ट्रांसफर डीड इज डिलीवर्ड टू द कंपनी फॉर, किसके लिए? शेयर्स की नेचर अपने आप में क्या है? मूवेबल, ट्रांसफरेबल। जैसे मर्जी आप एक दूसरे को क्या करो? ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बट द पॉइंट इज एक प्रॉपर प्रोसेस है। अब मान लो ए ने अपने शेयर्स बी को दे दिए, डज इट मीन शेयर उसके हो गए? बताओ। मैंने अल्टीमेट अपने शेयर उसको दे दिए, शेयर सर्टिफिकेट उसको दे दिए, डज इट मीन कल से वो बी के शेयर्स हैं? उसको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर। कहते ले सर बट आपने शेयर सर्टिफिकेट दे तो दिया, तो उसी को दोगे। और शेयर सर्टिफिकेट में भी तो किसका नाम लिखा हुआ था? मेरा। एंड वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं, वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, जिसमें ये लिखा हुआ था फलाने से फलाने शेयर किसके हैं? मेरे। अब मैं कल को कह दूं जो फिजिकल शेयर्स हैं, मैंने अपने वाले शेयर्स रिया को ट्रांसफर कर दिए। मैं क्या, ये ले शेयर सर्टिफिकेट, इसने मुझे पैसे पे कर दिए, हो गए ट्रांसफर, हो गए ट्रांसफर। सर अभी प्रॉपर एक प्रोसेस चलेगा, हमारे बीच में क्या बनेगी? ट्रांसफर डीड। क्या बनेगी? जिसमें मैं कौन हुआ? ट्रांसफरर। ये कौन हुए? ट्रांसफरी। जिसमें मैंने अपने शेयर्स इनको क्या करे हैं? ट्रांसफर। बट सर इसको कंपनी के रिकॉर्ड्स में तो अपडेट करवाना पड़ेगा। ये थोड़ी कि मैंने शेयर सर्टिफिकेट इसको दे दिया तो कल से शेयर इसके हो गए। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब पर्टिकुलरली ए ने बी को ट्रांसफर करे, तो इनके बीच में क्या बनी होगी? डीड। और ट्रांसफर डीड सबमिट करनी पड़ती है टू द कंपनी को। क्या सपने आ रहे हैं कि तुम्हारे वाले शेयर तुमने किसको ट्रांसफर कर दिए? जब ट्रांसफर डीड लेकर आओगे तभी पता लगेगा, एंड प्रॉपर प्रोसेस होगा। फिर हम क्या करेंगे? कंपनी क्या करेगी? उस ट्रांसफर डीड को रजिस्टर्ड करेगी। रजिस्टर्ड कैसे करेगी? पुराने वाले का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से बाहर निकालेंगे, नए वाले का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर करेंगे, नया शेयर सर्टिफिकेट बनेगा, तो जाकर ये मैडम जी क्या बनेंगे? ओनर बनेंगे। ऐसी थोड़ी बन गए कि मैंने इनको ट्रांसफर कर दिया, लॉजिकल से ओनर बन गए। ओनर थोड़ी है। अब तुझे दिख रहा है पूरा प्रोसेस है कि ये तो है नहीं कि मैं गया हूंगा एक दिन में सारा काम चल गया होगा। उधर से उनके कौन से दिन चल रहे हैं? डिविडेंड बांटने वाले। और डिविडेंड की तो कट ऑफ वेरी क्लियर है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन से कितने दिन में? 30 दिन में तुमने डिविडेंड क्या करना है? पे आउट। इधर से ये पंगा आ गया, इधर से ये पॉइंट आ गया। मेरे पास कुछ शेयर्स को लेकर ट्रांसफर डीड आई पड़ी है, किस पर्पस के लिए? फॉर। बट द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द, हमने ट्रांसफर डीड अभी रजिस्टर्ड नहीं करी। अब दिक्कत आएगी। किस बात की दिक्कत आएगी? एक्चुअली लोगों के बीच में ट्रांसफर हो चुका, कंपनी के रिकॉर्ड्स में थोड़ी हुआ।
और अच्छा, अगर मैंने ट्रांसफर डीड अभी रजिस्टर्ड नहीं करी, कंपनी के लिए मालिक कौन है? वही A%, दैट मीन्स मेरे। वो डिविडेंड इसको थोड़ी दे देंगे, ऐसे कैसे पे आउट कर दोगे? क्योंकि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन है? मैं। तो डिविडेंड तो मेरा बनता है, क्योंकि ट्रांसफर डीड अभी आपने रजिस्टर्ड नहीं करी। कहते सर अगर ऐसा कोई केस है ना, इन शेयर्स पे जो डिविडेंड होगा सिर्फ इन पे, बाकियों को नहीं रोक रहा। क्यों? इनके चक्कर में ना तुम बाकियों का डिफॉल्ट कर दो, क्योंकि ये मसला अभी हल, इस पे लगेगा टाइम। आप एक काम करो, इन शेयर्स का जो डिविडेंड है साइड पे निकाल लो, अलग रख लो, टू बी कैप्टन अबियांस, टू बी कैप्टन होल्ड। मना थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं देंगे, देंगे, पर पहले बाकियों को निपटा लो, इसको साइड पे एक बार कर लो। कारण अगर इस झमेले में पड़ गए ना, तुम बाकियों का भी डिफॉल्ट कर दो, और पनिशमेंट तेरे पे ही आनी है। मैं तो तेरे भले की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर मुझे पर्टिकुलरली ट्रांसफरर लिख के दे दे, ट्रांसफरर, ये डी डूड तो सबमिट होगी, कंपनी रजिस्टर्ड करी नहीं, कंपनी के रिकॉर्ड्स में आज भी मालिक कौन है? मैं। वो तो रिया को डिविडेंड देंगे ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में तो ऑनर कौन है? मैं। मैंने खुद लिख के दे दिया, कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दी कि मेरे शेयर्स वाला जो डिविडेंड है ना, मुझे ना देते हुए किसको दे देना? रिया को दे देना, नए उस पर्सन को दे देना। कंपनी कहती फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता क्या था, अगर लेटेड बी बिना पूछे ट्रांसफर डीड आ चुकी रजिस्टर्ड होने के लिए, हमने रजिस्टर्ड अभी करी नहीं, हमारे रिकॉर्ड्स में तो ओनर कौन है? पुराने वाला। और इधर से तुम्हारे बीच में एक्चुअली क्या हो चुकी? ट्रांजैक्शन। नया वाला जो पर्सन होगा वो तो क्या क्लेम करेगा कि डिविडेंड मेरा है, पर मेरे रिकॉर्ड्स में तो पुराने वाला बैठा है। कहते सर कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो जाए, आप एक काम करो, इनका डिविडेंड अभी साइड पे रख लो, निपटा लेंगे। या एक काम खत्म करो, जिसके शेयर थे ना, मुझे लिख के दे दे। कंपनी कहती मुझे लिख के दे दे कि मेरे वाला जो डिविडेंड बनता है ना, वो किसको दे दो? ट्रांसफरी को दे दो, बात खत्म। हम सॉर्टेड हैं, हम इमीडिएटली उसका डिविडेंड क्या कर देंगे? पे आउट कर देंगे, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन किसने दे दी? ट्रांसफरर ने, कि मेरे वाला डिविडेंड किसको दे दिया जाए? ट्रांसफर। कि हमारे बीच में ट्रांसफर वगैरह हो चुके हैं, ठीक है जी, मुझे कोई इशू नहीं। पर मेरे पे भी तो समझो, कंपनी ने, एक बात बता, अगर ये सिनारियो था, कंपनी ने एज पर द डेकोरम किसको दे दिया? ट्रांसफरर को। ट्रांसफर ही आके मेरे पे चढ़ेगा। कंपनी की हिम्मत कैसे हुई? ये शेयर्स तो मेरे को ट्रांसफर हुए थे। पर कंपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि डीड आई जरूर थी, मना नहीं कर रहा, बट अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, वो तो पेंडिंग पड़ा है। तभी इन शेयर्स के ऊपर जो भी डिविडेंड होगा, इवन द रिजल्टिंग बेनिफिट भी होंगे, दैट मीन्स बोनस या कोई राइट्स, सब कुछ उठा के किसमें ले जाओ? अभियांस। होल्ड कर लो सर, इनका बाद में निपटाएंगे, पहले बाकियों का निपटा लो। और उल्टा, मैं लॉ, लॉ खुद कह रहा है इनको साइड पे रखो। दैट मीन्स अगर तुम इनका पैसा 30 डेज में नहीं भी दोगे, कोई डिफॉल्ट तेरे पे काउंट नहीं होगा। जब लॉ तो कह के जा रहा है, 126 खुद तो कह के जा रहा है कि इनका बीच में नहीं करना, इनका बाद में निपटाना, पहले बाकियों का दे। इनके लिए जो रिजल्टिंग बेनिफिट है, डिविडेंड है, कुछ भी है, सब साइड पे ले आ। जिस दिन निपटारा होगा उस दिन कर देंगे। कहते बट सर 30 डेज में अगर ना करा तो पेनल्टी नहीं लगेगी यार, मैं कह रहा हूं 126 खुद तो कह के जा रहा है। पढ़िए, इफेक्ट ऑफ सेक्शन 126 क्या होगा? डिविडेंड, यस प्लीज। Dividend in relation to such shares shall be transferred to the unpaid dividend account. However, the dividend shall not be अच्छा ये transferred. देखो खुद, डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स, फिर आप पूछोगे सर वो होल्ड करना है, कहाँ होल्ड करना है? टू बी ट्रांसफर टू द, कहाँ पे? Unpaid. 30 डेज के बाद तो एक ही काउंट जाता है, कौन सा जी? अनपेड। और इसमें बाय डिफॉल्ट खुद ही समझो, अनपेड में अमाउंट जानी ही जानी थी, क्योंकि मैं खुद तुम्हें इंसिस्ट कर रहा हूं कि इनको पे नहीं कर, इनको लग रख ले, पहले बाकियों का निपटा ले 30 दिन के अंदर, इनका करवा देंगे। और उसकी वजह क्या है? अब ऐसा थोड़ी जल्दबाजी में मैं काम करूंगा, मैंने भी तो अपनी तसल्ली करनी होगी, भी हाँ ट्रांसफर कर दूं, रजिस्टर्ड कर दूं एंड ऑल। और मैं बिजी किस में हूँ? डिविडेंड देने में। मैं कहा जी इन शेयर्स को अलग निकाल लो, इन पे बाद में देंगे, बाकियों को दो पहले, जिनका किसी बात का कोई रौला है ही नहीं है, पहले उनको दो। पढ़ो वर्ड,
However, the dividend shall not be transferred, हाँ जी, to the unpaid dividend account, Hmm. but shall be paid to the transferee. If the registered shareholder has authorized the company to pay the dividend to the transferee. अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने ऑथराइज कर दिया किसको, कंपनी को, टू पे द डिविडेंड टू द, तो बात ही क्या, दिक्कत ही क्या। अब मेरे वाले सिनारियो में ए कौन था, ट्रांसफरर, ओ आर ट्रांसफरर, और बी कौन था, हमने डीड बनाई, कंपनी को सबमिट करी, कंपनी ने अभी उसको रजिस्टर्ड, कंपनी के रजिस्टर में आज भी मालिक कौन है, ए, एक्चुअली कौन है, बी, पर कंपनी ने रजिस्टर्ड तो नहीं करा। इन दैट केस व्हाट द लॉ इंसिस्ट, तुम्हारे कौन से दिन चल रहे हैं, डिविडेंड देने पे, इन शेयर्स पे जो भी डिविडेंड बनता होगा आप एक बार के लिए उसको किसमें ले जाओ, साइड पे, अनपेड के नाम से ले जाओ। मैं खुद कह रहा हूं कि कोई डिफॉल्ट नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आराम से सुलझाना, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में गल दे दिया फिर दिक्कत आएगी और एक दूसरे के राइट्स भी इंपेयर होंगे, क्या फायदा। नाउ सर, एनी ऑफर ऑफ राइट शेयर्स और द Shares made by the company shall remain pending. अब वर्ड समझ आ रहा है, ये एटसेट्रा का मतलब क्या था, दैट इज डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, कुछ भी आपको इंस्टेंट नहीं देंगे, तुम्हारे वाला मैटर्स रिमेन्स क्या रहेगा, पेंडिंग। और उसकी वजह जस्ट एक है, वजह जस्ट एक है, ट्रांसफर वाला सीन है कि आप शेयर आपस में ट्रांसफर कर चुके थे और कंपनी के पास डीड आई जरूर थी बट कंपनी ने अभी उसको रजिस्टर्ड नहीं किया। दैट इज वाई मैं एक फुल स्टॉप दे रहा हूं कि अभी रुक जाओ, पहले इनका सॉर्ट आउट हो जाने दो, इसके बाद इनको दे देंगे। नाउ सर, फिर तो आपकी बातों से मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि सेक्शन 126 का कौन सा इफेक्ट होगा, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मतलब, ओवरराइडिंग मतलब ये बाकी सेक्शंस की प्रोविजन को या किसी और सेक्शन की प्रोविजन को क्या करेगा, क्रॉस, ये सुप्रीम होगा, वो क्या होंगे, इंफीरियर, ये सुपीरियर होगा, वो इंफीरियर होंगे। जैसे सेक्शन 126 shall apply notwithstanding, yes please, Anything contained in any other provision of the act. इस लाइन का मतलब क्या होता है, notwithstanding anything contained in any other provision of the act, इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि लॉ में कई बार आएगा, कई बार नेक्स्ट आगे हर जगह वर्ड लेकर आएगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, व्हाट डू मीन बाय दिस, बताओ जी। इसका मतलब क्या, कॉमन वर्ड चलेंगे सर, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड है, सब्जेक्ट टू है, विदाउट प्रेजुड्यूस है, सेव एज अदरवाइज है, ऐसे कई लैंग्वेज चलती हैं लॉ को पढ़ते टाइम, इनके मतलब क्या होते हैं, इसका मतलब क्या, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, नहीं, हाँ, इग्नोरिंग, बट इसको लैंग्वेज क्या बोलते हैं, इस एक्ट की किसी भी प्रोविजन में जो मर्जी लिखाओ, सिंपल वर्ड, जो मर्जी लिखाओ, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, नॉट विथस्टैंडिंग बिना परवाह करे, इस एक्ट की किसी भी दूसरी प्रोविजन में, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं, इसके ऊपर नीचे तो बैठा है 127। 127 किस चीज पे बात करता है, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट, कि अगर तुमने 30 डेज में पेमेंट नहीं करी तो इट विल बी काउंटेड एज फेलियर, और अगर फेलियर करोगे तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी, नहीं लगेगी, मैं कह रहा हूं 126 कह रहा है, मैं खुद कह रहा हूं तूने इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं देना, अलग रख, अनपेड के नाम से अलग रख, और अल्टीमेट अल्टीमेट मैं तुझे ये भी कह रहा हूं कि तेरा बाकी सेक्शंस के ऊपर क्या होगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब वो नहीं चलेंगे, तेरी चलेगी। और लैंग्वेज क्या लिखी गई, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट की मतलब ये ना कॉमन है, यहां तक तो कॉमन चलता है, आगे बढ़ना पड़ता है किसके ऊपर लगाया गया, इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, एक लैंग्वेज आएगी, इन एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, उसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक्ट में जो मर्जी लिखा हो वो नहीं चलेंगे, मैं चलूंगा। यहां वर्ड क्या बोल रहा है, किसी भी नहीं, इन द प्रोविजन ऑफ क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में, इसके किसी और प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो
हम नहीं मानेंगे। अल्टीमेट कौन चलेगा? 126। नाउ सर, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट सेक्शन 127, द लास्ट वन। बाकी एक दो कंसेप्ट अपने पेंडिंग है इसमें। फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स विद इन द क्या, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 124 नहीं बताता 30 डेज। 30 डेज की प्रोविजन कौन बताता है? 127। इस चीज का ख्याल रखना, कहीं प्रोविजन गलत कोट कर दो कि जी वो उसने कहा था, उसने तो यूज करा था। क्या कौन रहा है? 127। कि आपको जो डिविडेंड पे करना है वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड क्या करना है? पे आउट करना है। इसने वर्ड बड़ा अच्छा यूज करा, द डिविडेंड शैल बी, क्या हो जाना चाहिए? या एक आपने सिनारियो पढ़ा था कि सर कैश की जगह अगर, काइंड तो मतलब ही नहीं है, एक डिविडेंड वारंट अलाउड थे, तो डिविडेंड वारंट शैल बी क्या हो जाने चाहिए? पोस्टेड। रिसीविंग मैटर नहीं करती। अब कॉमन सेंस, मैं 30th डे पे भी निकालू, तेरी ओर से पोस्ट हो जाने चाहिए। अब उसको मिलेंगे कब जाके? 32nd डे, 33rd डे, 2-3 दिन के बाद मिलेंगे, क्योंकि बाय पोस्ट जाएगा। 2 दिन का टाइम तो बाय लो वैसे होता है। कहते सर मैंने आपको ये कहा था 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए, और डिविडेंड वारंट आपका पोस्ट हो जाना चाहिए, रिसीविंग मैटर नहीं करता। इसको लिखे यहां पे ऊपर, लिखे आगे ऊपर, रिसीविंग डजेंट मैटर। डिविडेंड वारंट के ऊपर रिसीविंग डज नॉट मैटर विद इन, क्या लिखा हुआ है देख, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। मेरे मुताबिक जिस दिन से आपने डिविडेंड क्या करा, डिक्लेयर करा, अब 2 पॉइंट थे। एक था सेपरेट निकाल के रखना, और एक था पे करना। सेपरेट निकालने के दिन कितने थे? 5, विद इन 5 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और वही स्टार्टिंग पॉइंट डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर आपका पे हो जाना चाहिए। नाउ पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, इंपॉर्टेंट वन, बाय डिफॉल्ट याद करनी है, क्योंकि यही तो मेन पूरे टॉपिक में एक पनिशमेंट है। और एक आई थी 124, द लास्ट वन, बट ये ज्यादा रेलेवेंट है। पेपर पॉइंट से कैलकुलेट करनी भी आ सकती है। कई बार पूछा गया इंटरेस्ट निकाल के दो, कि बताओ जी कंपनी को कितना इंटरेस्ट लगेगा। पढ़ी, पनिशमेंट फॉर, दो तरह की पनिशमेंट, कंपनी पे अलग, एवरी डायरेक्टर के ऊपर अलग। पनिशमेंट फॉर, पढ़ो जी। Every director who is knowingly a party to the default. हु इज नोइंगली अ पार्टी, व्हाट इट मींस? जिसको पता था कि डिविडेंड का क्या चल रहा है, डिफॉल्ट, स्टिल उसने करेक्ट नहीं करा, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। हर पूरे ऑफिसर के ऊपर थोड़ी, सारे डायरेक्टर के ऊपर थोड़ी। अच्छा जैसे मान लो कंपनी में डायरेक्टर अपने मैक्सिमम कितने होते हैं जी? 15। कितने होते हैं? 15। सबके सब रिस्पॉन्सिबल थोड़ी होंगे। हमने ड्यूटी बांटी हुई थी कि जी डिविडेंड में कौन डील करेगा? मिस्टर ए डील करेगा। तो ये लायबिलिटी किसके ऊपर लगेगी? ठीक, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट। इम्प्रिजनमेंट मीन इज जेल, मैक्सिमम कितनी? 2 साल या मैक्सिमम 2 साल। इट माइट बी 1 डे एज वेल, मन करे एक दिन के लिए भेज दे। अगर मैंने अप टू 2 इयर्स कहा था ना, मैक्सिमम 2 इयर्स है, मिनिमम थोड़ी है। और वर्ड देख, एंड या और, एंड मतलब डबल कंडीशन। साथ में क्या लगेगा? फाइन। फाइन कितना? मिनिमम, मिनिमम 1000 पर डे से लेके फॉर ईच डे ऑफ, जितने दिन आपका डिफॉल्ट चलता जाएगा 1000 पर डे के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कम से कम क्या लगेगा? फाइन। और कंपनी के ऊपर पनिशमेंट क्या है? सर कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा एट द रेट। अब इस चैप्टर में 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए। एक आपने पहले पढ़ा था 12%, यहां कितना है? लॉ में ना 3 ही रेट है, 12, 15, 18। और पेपर में याद तो होंगे 12, 15, 18, बट कौन सा कहां पे ये मिक्स होता है। क्लैरिटी से याद करो कि वहां पे जहां पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करवाने में डिले करवाया, कितने दिन में ओपन करवाना था? 7 दिन, विद इन 7 डेज। वो डिले करवाएगा तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12% पर annum। और यहां पे अगर कंपनी ने डिविडेंड पे आउट नहीं करा, 127 के अकॉर्डिंग कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18% पर annum। ये एमसीक्यू में कई बार आ चुका।
आपको पूरा, जैसे अपने वो हाइपोथेटिकल केस बनाया था ना डेज के अकॉर्डिंग, पूरा केस बना के देके क्या इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल के दो जी कितनी लगेगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एंड आपा कहते हैं जी मेरे को तो गलत थ्रेटिकल अल्टीमेट वहां पे आएगा, थ्रेटिकल बेस को जरूरी नहीं है, अगला कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल बना लेगा कि इनका डिविडेंड जी वही बात है 24 अक्टूबर तक पे हो जाना चाहिए था, इन्होंने पे नहीं करा, इन दैट केस इन्होंने कर दिया जी 20 दिन डिले, बताओ इनके ऊपर पनिशमेंट क्या लगेगी? सर कंपनी को अब 20 दिन का साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो भी एट द रेट कितने पे, 18% पर है। दिस इज द पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, डायरेक्टर के ऊपर और कंपनी के ऊपर। सुनिए, नाउ द वर्ड इज मेन थिंग जिसके ऊपर आपकी आगे केस स्टडीज भी लाई करती हैं, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस माने, एक्सेप्शंस होने का मतलब क्या होता है, जिन पे ये वाला रूल जो भी आप पढ़ रहे हो ये अप्लाई, उसका ऑपोजिट। मतलब अब तक वर्ड कह रहे थे कि अगर तुमने 30 डेज में डिविडेंड नहीं दिया तो वो क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट माना जाएगा तो मतलब उसके ऊपर क्या लगेगी, पनिशमेंट। इन दिस केस, ये जो अगर केसेस है, इन 5 में अगर तुम कहीं फॉल कर गई, इन 5 में अगर कंपनी कहीं फॉल कर गई, कोई वरी करने वाली बात नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि इन 5 केसेस में आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। सो दीज आर द एक्सेप्शंस कि जिन पे तुम्हारा डिफॉल्ट काउंट नहीं होगा, और डिफॉल्ट काउंट नहीं होगा मतलब बच जाओगे, पनिशमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। पहला, वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। फॉर एग्जाम्पल डेथ का केस है, कंपनी तो तैयार बैठी है पैसा देने को, बट जिस मेंबर को देना था उसकी डेथ हो, अब उसका जब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका वारिस, कोई नॉमिनी आगे नहीं आएगा, हमें क्या पता किसको देना। अब हम ये थोड़ी कि 30 दिन के चक्कर में जल्दबाजी में जिस मर्जी को देके चले जाएंगे, कल को फिर दूसरा बंदा फॉल्स क्लेम करेगा, वो क्या कहेंगे, कंपनी ने गलत डिविडेंड दिया, लॉ कहता इस कारण से रुके हो, कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल सही है, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ है ना, कोई दिक्कत नहीं, डिविडेंड नहीं दिया, नॉट टू वरी, कोई पनिशमेंट नहीं आएगी, कोई डिफॉल्ट नहीं आएगा। इसके ऊपर लिख वर्ड, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में डेथ केस या इंसॉल्वेंसी, इवन वर्ड तेरा इंसैनिटी भी तो आता है, डेथ इंसैनिटी एंड ऑल। डेथ, इंसैनिटी, ये वर्ड क्या है जी, इंसॉल्वेंसी। अक्सर ये 3-4 वर्ड चलते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब जैसे इंसॉल्वेंसी में अगर आपको पता हो, इंसॉल्वेंसी में जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया उसका सारा कर्ता धर्ता कौन होता है, उसका ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर, जो भी ऑफिशियल असाइनी होगा। Then मैं कैसे इसको पे आउट कर दूं, सर ये तो इंसॉल्वेंट पर्सन है, क्योंकि वहां पे मुझे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ रुकना पड़ेगा। मेरी गलती नहीं है सर, मेरी नेग्लिजेंसी नहीं है कि मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूं, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ मुझे रुकना पड़ेगा, मैं नहीं पे कर सकता। फिर इस केस में कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। नंबर 2, वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस टू द कंपनी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दी होगी कि मुझे डिविडेंड इस वे से दिया जाए। देखो अगले की इंस्ट्रक्शन है, आपने कभी पहले अकाउंटिंग में वर्ड सुना हो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हम कंपनी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मुझे डिविडेंड इस वे से दिया जाए, आपकी जैसी होगी, और कंपनी का फर्ज बनता है आपकी उस फरमाइश को पूरा करना, और पॉसिबल होगी तभी करेंगे। अब आप अटपटी और ही कुछ लेवल की मान लो फरमाइशें कर रहे हो, चल हमने पूरा करने की कोशिश करी बट वो पूरी नहीं हो सकती, एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड, और हमने तुझे बता दिया था सर ये पॉसिबल नहीं है। देखो जी मान लो कह रहा है डिविडेंड इन काइंड दो, मैं तेरा दिमाग खराब है यार, इन काइंड क्यों देंगे जब इन काइंड देना अलाउड ही नहीं है। बट द मेन पॉइंट इज, मैं कह जी अगले की इंस्ट्रक्शन जो मर्जी हो, मेरे को सीधी सी बात ही बता, अगर वो पूरी नहीं हो सकती थी, अगर वो इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो सकती थी, तूने बताया उसको, तुमने शेयर होल्डर को बताया कि आपकी इंस्ट्रक्शन सर फॉलो नहीं हो सकती जी, ऐसा पूरा नहीं हो सकता, अगर तो बताया, कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं,
कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई पनिशमेंट उनके ऊपर एप्लीकेबल। बट अगर वर्ड ये लास्ट वाला गायब हो गया ना, मानना कैन नॉट बी कंप्लाइड विथ थी, तूने कम्युनिकेट नहीं करा, तूने बताया नहीं। जैसे मोस्ट इनके पास एक दो क्वेश्चन आएगा, बैंक अकाउंट एंड ऑल मैच नहीं करा, आपने अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करी, वो बैंक अकाउंट आपका मैच नहीं करा, नहीं करा होगा, तूने पूछा दोबारा, तूने शेयर होल्डर को बताया कि सर आपकी अकाउंट डिटेल मैच नहीं करती, सही अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करो, कहता ना जी ये तो नहीं मैंने बताया, फिर गलती तेरी है, कंपनी का फॉल्ट है। कंपनी अगर अपने पे फॉल्ट नहीं लेना चाहती, व्हाट इज द ड्यूटी? अगर तेरी वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो सकती, अल्टीमेटली द सेम हैज बीन क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर, तो बचोगे। तो 127 का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, वेयर द डिविडेंड इज क्या कर दिया गया, लॉफुली एडजस्टेड बाय द अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द, मैंने शेयर होल्डर से कोई पैसे लेने थे, मैंने शेयर होल्डर से कोई पैसे लेने थे, अब ये थोड़ी है यार मैं पहले अपने पैसे आपको प्रोवाइड करूं फिर आपसे अलग से लूं, इन दैट केस सेट ऑफ कर लो, नटशेल कर लो। बट द वर्ड इज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट मस्ट बी लॉफुली एडजस्टेड। तानाशाही नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी अल्टीमेटली कि बंदा अब फंसा हुआ है, मैंने इससे पैसे लेने भी थे और देने भी हैं, देंगे ही नहीं, ये बात नहीं। पैसा एडजस्ट करना है, लॉफुली कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कॉल भी मांगी हुई है, आपसे कॉल मांगी हुई है कि अपने 2 रुपए लास्ट वाले जमा करवाओ, इधर से हमने डिविडेंड देना है, हाँ पर ठीक है एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्या तू पहले 2 रुपए देगा मैं तुझे 1 रुपए दूंगा, ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी, पैसा लॉफुली क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और वैसे भी मैंने कायदे से तुझसे 2 रुपए लेने हैं, लॉफुली लेने हैं, और एडजस्ट भी कर रहा हूं, सर वो आपकी ओर से पेड ही है, चिंता ना करो, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कंपनी ने आपसे कोई पैसे लेने थे और अल्टीमेटली उन पैसों के अगेंस्ट कंपनी ने आपका डिविडेंड क्या कर दिया, एडजस्ट, कि सर हमने आपसे लेने तो हैं, इधर से हमने आपको डिविडेंड देना है, कर लेंगे जी एडजस्टमेंट, हम उसमें से ये अमाउंट सेट ऑफ कर लेंगे, कर लो, कोई बड़ा मैटर नहीं है। इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन, कंपनी का कोई भी फॉल्ट नहीं माना जाएगा। पर अगर जरा सा भी वर्ड इधर उधर मिला ना इसमें से, वहीं पे कंसेप्ट गलत है। तुझे वो जानबूझ के इस वर्ड पे लेके आएगा कि पैसा एडजस्ट तो हुआ बट अनलॉफुली हुआ। जैसे मान लो जो पैसा तुमसे लेना बनता ही नहीं था, सुन, जो पैसा तुमसे लेना बनता ही नहीं था, उन पैसों के अगेंस्ट मैंने डिविडेंड क्या करवा दिया, एडजस्ट, कंपनी गलत है जी, कंपनी के ऊपर क्या लगेगी पनिशमेंट, आपको डिविडेंड देना चाहिए था, कहते बट एडजस्टमेंट अलाउड नहीं थी, अलाउड थी बट इट मस्ट भी क्या होनी चाहिए थी, लॉफुल एडजस्ट। नाउ वेयर देयर इज अ रिगार्डिंग द, ये अभी ऊपर पढ़ के तो है 126, 126 में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट तो चल रहा है, किसको दे, फिर मैंने क्या कहा, डिस्प्यूट 1 मिनट में खत्म कर देंगे, ट्रांसफरर लिख के दे दे कि मेरे वाला डिविडेंड किसको दे दो, मैं दे दूंगा, नहीं मैं क्यों दूं, मुझे नहीं पता कि कल को डिस्प्यूट खड़ा होएगा, ये जो तेरा ट्रांसफर ही है, मेरे को थोड़ी पता है ट्रांसफर ही है, कल को यही यहाँ पे मेरे पे चढ़ेगा तुमने डिविडेंड उसको क्यों दे दिया, मैं क्या उसको क्यों ना देता, मेरे रिकॉर्ड्स में किसका नाम चल रहा है, उस वाले का, आपा पंगा लेंगे ही नहीं, टू बी कैप्टन अभियांश, साइड पे पड़ा जी इसको बाद में निपटाएंगे। फिर इन चीजों में कोई गलती थोड़ी है, मैं कह दूं जी कंपनी ने इंटेंशनली जानबूझ के पे नहीं करा, कंपनी की नेग्लिजेंसी थी, किस बात की नेग्लिजेंसी, अगले के वहां पे तो क्या पड़ा हुआ है, डिस्प्यूट कि डिविडेंड का हकदार कौन है, और मैं कह रहा हूं जी छेती करो मेरे 30 दिन होने वाले हैं, भाई रुक जा तू, पहले इनका तो निपट जाने दे, कोई क्लैरिटी होगी, कोई एक बंदा आएगा तभी तो उसको पे आउट करोगे, नहीं कल को तेरे पे गलत आएगा, और सही बंदा जो होगा वो फिर तेरे से डिविडेंड मांगेगा, गलत तूने पे करा, फिर कंपनी कहती है मैं डबल में थोड़ी पढ़ना है, पहले मैं गलत बंदे को दूं फिर मैं सही बंदे को, रहन दो एक बार के लिए साइड पे ले। और वेयर द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑफ द, हमारी गलती नहीं है, हमारी कोई गलती ही नहीं है, हमारी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। अब मान लो सपोज जो अगले ने पता दिया, एड्रेस दिया, नाम वगैरह सब कुछ बताया, मैंने उसी पे कांटेक्ट करा, नंबर ऑफ टाइम करा, अगला रीचेबल ही नहीं है,
बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत हैं, मैं तो वो भी कम्युनिकेट कर रहा हूं। अब इन दैट केस बताओ मेरे पे क्या फॉल्ट है? पर्सन सही डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करेगा तो गलती उसकी है ना, मेरी थोड़ी है। कहते हैं अच्छा ऐसा है, फिर आपके ऊपर कोई फॉल्ट नहीं है जी, फिर आपका नहीं, अगले का कसूर है। दीज आर द एक्सेप्शंस। इन 5 केसेस में कंपनी के ऊपर 127 की कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं। नंबर वन, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। नंबर टू इज नंबर टू इज शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस प्रोवाइड करी थी टू द कंपनी एंड द सेम हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद। बट द पॉइंट इज, अगर कंप्लाई नहीं हो सकती थी, कंपनी को कम्युनिकेट करना चाहिए था टू द शेयर होल्डर। नंबर थर्ड, पैसा जहां पे लॉफुली क्या किया गया, एडजस्ट अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू हिम, कि जो भी शेयर होल्डर से लेने वाला है। नंबर फोर, जहां पे क्या पड़ा हुआ है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव, कि डिविडेंड इसका होगा या मेरा। एंड द लास्ट इज जहां पे कंपनी का कोई भी फॉल्ट। लो जी, नीचे पर्टिकुलरली ये 2 केसेस हैं, अभी के अभी सॉल्व करो। एक नवंबर 18 का है और एक जुलाई 21 का। क्वेश्चन पढ़ो और डिस्कस करो फटाफट जल्दी। क्वेश्चन पढ़िए और अपना कंसेप्ट क्लियर करो। उसमें चेक कर कि पनिशमेंट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। करो जी करो, जल्दी करो। देन आगे छोटी सी डिस्कशन अपन रेवोकेशन के ऊपर करें। और कल आप लोग अपना स्कैनर भी साथ में लेकर आना, लॉ का स्कैनर लेकर आना। कुछ क्वेश्चंस अपन यहीं पे डील करेंगे, कंटेंट वैसे छोटा सा है, अगर टाइम लगा नहीं, अदरवाइज उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज फुली प्योरली अपन किसके ऊपर टेकअप करेंगे, स्कैनर। एक बार पहला चैप्टर जो अपन डील करने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने हो सके मेरे पास यहीं पे आप सॉल्व करना, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि उसको यूज कैसे करना है, स्कैनर का फायदा कैसे अपन ने लेना है, कहां से कवरेज करनी है। और कल के लिए हम लोग पर्टिकुलरली एक एंटायरम डिविडेंड का पॉइंट पेंडिंग है, और एक उसके बाद छोटा सा मेन। साथ के साथ हम लोग अपना मॉड्यूल से कंटेंट टेकअप करेंगे, कोई एक्सरसाइज, कुछ नया वर्ड। जैसे मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं नए लिखने वाले, जो डिविडेंड को लेकर, पेमेंट को लेकर आपको स्कैनर में मिलेंगे, पहले ही मैं आपको वो चीज टेकअप करवाऊंगा, एक्स्ट्रा नोट। फिर वो जो लास्ट का लीफलेट आपको गिवन है हर चैप्टर के बाद, जो ब्लैंक है, वहां पे वो नोटिंग अपन लोग टेकअप करेंगे। फिर मॉड्यूल, फिर स्कैनर। देन आपका वन शॉट में पूरा का पूरा टॉपिक क्या होगा, पैक्ड होगा। क्लियर? अब सुनिए अगली कहानी जो है, दैट इज रेवोगेशन ऑफ डिविडेंड। रेवोगेशन का मतलब क्या होता है जी, कैंसलेशन। क्या हम डिविडेंड रिवोक कर सकते हैं? व्हाट इज, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
क्या डिविडेंड की रेवोकेशन पॉसिबल है? अब इस पे ना चर्चा अलग अलग चलती है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हर बुकिश का या हर इवन पर्टिकुलरली अगर हम कह दें इंस्टीट्यूट का भी, सीएस इंस्टीट्यूट क्या कहता है, सीए इंस्टीट्यूट इस चीज के बारे में क्या कहता है, उसका कारण है। आपने ये चीज नोटिस करा, ये कोई सेक्शन नहीं है, ये कोई भी, तभी तो डिस्प्यूटेड है। अगर सेक्शन होता फिर तो हर जगह सेम होता। ये तो पक्की क्लैरिटी एक ही होती सर, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इस पे मानना अपना अपना है। ये वैसे भी मॉड्यूल तो इस पे बात ही नहीं करता जल्दी जल्दी, जस्ट एक दो जगह लिख के चला गया कि हाँ कर सकते हो या नहीं। तो ये जो पब्लिशर हम फॉलो करते हैं, इन्होंने अपनी एक व्यू जो ऑल ओवर देखी जाती है जर्नली, वो व्यू अपने सामने रखा कि अगर कभी रेवोकेशन को लेकर बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिविडेंड रिवोक कर सकते हैं या नहीं। इन्होंने जी बड़ा एक सिस्टमेटिकली वर्ड यूज करा। वर्ड इन्होंने क्या यूज करा पर्टिकुलरली? ऑर्डिनरीली। ऑर्डिनरीली a dividend once declared cannot be, what it means? Ordinarily means आमतौर, आमतौर पे एक बार अगर डिविडेंड क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वो कभी भी रिवोक, बट आपने तो आमतौर पे कहा, मतलब खास तौर पे हो सकता है ना। नहीं, मैं वर्ड यहां पे क्या बोलता, ऑलवेज। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड, फिर तो मेरी डिस्कशन ही खत्म हो जाती, क्योंकि वर्ड ही क्या बोल दिया, ऑलवेज। मैंने ऑलवेज नहीं कहा, मैंने वर्ड क्या बोला। जैसे आप पूछते हो कई बार को डाउट, जर्नली ऐसा होना नहीं चाहिए। जर्नली, जर्नली मीन्स आमतौर पे, मतलब जहां तुम इस तरह की वर्डिंग यूज करते हो ना कोई एक्सेप्शन साथ में चल रही होती है। क्योंकि तूने वर्ड बोला जी, अगर देखा जाए हमने ऐसा कुछ कंसेप्ट सुना तो है नहीं, और ऊपर से आपने मुझे 127 के अंदर यहाँ पे जो कंसीक्वेंसेस पढ़ाए नो डिफॉल्ट के, रेवोकेशन तो वर्ड यहाँ पे है ही नहीं। अगर मैंने माफ करवाना होता, कंपनी को किसी बात का एक्सक्यूज देना होता, मैं नो डिफॉल्ट वाली एक्सेप्शंस के अंदर रेवोकेशन वर्ड लिख के जाता कि जी तब आपको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है अगर आपने डिविडेंड क्या कर दिया होगा, रिवोक। क्या मैंने इन 5 क्लॉजेस के अंदर कहीं वर्ड रेवोकेशन लिया? बेसिकली व्हाट द लॉ इंसिस्ट, लॉ क्या इंसिस्ट कर रहा है कि अगर आपने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, पे करो। अगर मैं खुद तुझे रेवोकेशन के लिए प्रमोट कर रहा होता, तेरे को एक्सेप्शन में यहां पे वर्ड क्या मिलता, रेवोकेशन। क्या मैंने इस पूरे कंटेंट में कहीं वर्ड रेवोकेशन लिया? तो मतलब लॉ क्या चाह रहा है, लॉ क्या चाह रहा है, एक बार डिक्लेयर कर दिया ना, पे करो। और हम कब से पूरे टॉपिक में ये वर्ड लेकर आ रहे हैं, डिविडेंड जब डिक्लेयर कर दिया जाए इट बिकम्स लायबिलिटी। सर कंपनी का ऑब्लिगेशन है जी, और कंपनी अपने ऑब्लिगेशन से मुक्त कैसे होगी, जब आप ये डिविडेंड क्या करोगे, पे आउट करोगे। यही बात इसने यहां पे शुरू करी, पढ़ो। सेक्शन 127 रिक्वायर्स, हाँ जी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 days of its declaration. Section 127 also covers certain circumstances in which non-payment of dividend within 30 days does not amount to कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैंने तुझे किसी बात को लेकर रिलैक्सेशन देनी होती, सोच, मैं खुद ही एक्सेप्शन के अंदर वो रेवोकेशन लेके आता। मैं उल्टा इंसिस्ट क्या कर रहा हूं, डिविडेंड पे करो, तुम इंसिस्ट क्या कर रहे हो, रिवोक कर ले। फिर डिक्लेयर ही क्यों करा, डिक्लेयर क्यों करा, लोगों के मन में उम्मीद ही क्यों जगाई? अल्टीमेट मेरा कहना कहता जी मैं तो रिक्वायर क्या कर रहा हूं, पेमेंट करो। मेरे अकॉर्डिंग तो रेवोकेशन वर्ड होता ही नहीं है। पढ़िए आगे, नेक्स्ट। सो बेसिकली रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ dividend. हमने एक बात बता, ये ऊपर तुझे क्या दिख रहे हैं, दीज आर ग्राउंड्स, ग्राउंड्स फॉर किसके लिए, नॉन पेमेंट। फिर वही बात, क्या अल्टीमेट इसमें रेवोकेशन वर्ड है? अगर मैंने तुझे कुछ अलाउ करना होता, मैं तेरे को रेवोकेशन यहां ना बोल के जाता। मतलब लॉ भी क्या चाह रहा है बैकेंड से, कि अगर डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया गया, सर रिवोक नहीं होना चाहिए, आप उसको पे करो जी जैसे तैसे।
सेपरेट अकाउंट में तो पैसे रखवा रहे हैं आप 5 दिन के अंदर, फिर वो क्यों रखवा रहे हो भाई? क्योंकि मोटिव डे वन से क्या था, डिक्लेयर हो चुका, पे होगा। पर इसने वर्ड यहां पे क्या कर दिया, लास्ट में वर्ड दस ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली मीन्स आमतौर, नॉर्मली, वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। फिर मैंने पूछा नॉर्मली कहा, आमतौर पे कहा, हर बार थोड़ी कहा। दैट मीन्स खास तौर पे, खास तौर पे आप डिविडेंड को क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। मैं कह जी जान सकता हूं उसकी एक्सेप्शंस क्या है, इस रूल की एक्सेप्शंस क्या है। और अगेन किसी डिस्प्यूट में मत पड़ना, कारण कोई सेक्शन नहीं है। मन करे स्कैनर में जाएंगे, शायद वो कोई अच्छा कंक्लूड करे, अपना बेस प्रोवाइड करे। हमें फाइंड करना है कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। और अभी तक आईसीआई इस पॉइंट को लेकर साइलेंट, वो इसके ऊपर क्वेश्चन लेकर ही नहीं आ रही। क्यों? डिस्प्यूटेबल पॉइंट है ना। जितनी बुक्स ऑल ओवर इंडिया उठाओगे सबकी कहना अलग अलग, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अगर यही बात मैं कहता हूं, अगर यही बात किसी सेक्शन में लिखी होती, सेक्शन तो हर जगह क्या होता, सेम होता, कम से कम यूनिवर्सल होता, यूनिफॉर्म होता। अब दिक्कत है, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, बाय डूइंग द क्वेश्चंस। कि आप देखो सर, आपको कोई ऐसा सिनारियो मिला क्वेश्चन के अंदर जो रेवोकेशन में डील कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है, क्या यही पॉइंट कह रहा है? ठीक है, वही है कि हाँ जी, ऑर्डिनरली वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड, बट देयर आर टू सिचुएशंस, देयर आर टू सिचुएशंस जहां पे डिविडेंड को रिवोक किया जा सकता है। कौन सा? वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज बियॉन्ड द बाउंड्स, डायरेक्टर्स ने अपनी हदें पार करते हुए डिविडेंड को क्या करवाया, पे आउट, डिक्लेयर। इन दैट केस उनको फिर या तो देखो, सिंपल सी बात है, दो चीजें, क्या पे कर चुके या पे अभी करना है, सिर्फ डिक्लेयर करा है। अगर तो डिक्लेयर करा था, अल्ट्रा वायर डिक्लेयर करा था, कैंसल इट। अगर लेटेड बी अल्ट्रा वायर था, पे भी कर दिया, डायरेक्टर्स को अपनी जेब से वो सारा पैसा कंपनी को भरपाना पड़ेगा। पड़ी वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज अल्ट्रा वायर्स, हाँ जी, That is, where dividend is declared, also the company has not earned sufficient profits. जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने सफिशिएंट प्रॉफिट कमाए भी नहीं, The declared dividend can be revoked. However, if illegally declared dividend is पहली बात इसको नाम ही क्या बोला, ये डिविडेंड ही कौन सा है, इलीगल। वर्ड क्या बोल रहे हो, अल्ट्रा वायर्स। और जो चीज अल्ट्रा वायर्स होती है वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, सर वो तो इलीगल है। और तुमने वो पकड़ के क्या करवा दिया, पे भी करवा दिया, देन डायरेक्टर शैल बी क्या होंगे, लायबल टू इंडेमनीफाई द कंपनी, दैट इज दे शैल बी personally liable. अपनी जेब से दो। नाउ वेयर द कंपनी ceases to be a, ceases to be a declared dividend में भी, देन आपको डिक्लेयर डिविडेंड जो भी है वो क्या करना पड़ेगा, रिवोक। यार यहाँ अपनी कंपनी के मरने के हालात हुए पड़े, गोइंग कंसर्न अपने पे डाउट आ गया कि पता नहीं आगे जिएंगे या नहीं, चाहे हम ही थे। ये पता क्या सीन हुआ, डिक्लेयर हुआ, पे कब करना था, विद इन 30 डेज। जिस दिन डिक्लेयर करा सब कुछ सही था, इन बिटवीन मेजर फायर ब्रोक आउट, सब कुछ खत्म हो गया, सारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, खत्म होगी। जिसने डाउट किस पे रेज कर दिया, यहां तो ये नहीं पता कि जिएंगे या मरेंगे, तुम उल्टा डिविडेंड के ऊपर आस लेके बैठे हो, करो उसको रिवोक, कोई नहीं करना। ये सिर्फ दो केस है, ये सिर्फ दो केस हैं जहां पे ये इंसिस्ट करते हैं कि डिविडेंड आप क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। पहला अल्ट्रा वायर्स, दूसरा गोइंग कंसर्न। सो दैट इज द कंटेंट रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर, और पर्टिकुलरली कल वाले पार्ट में एंटायरम डिविडेंड। और नंबर 2, ये तो चलो वैसे ही है, ये डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल जो आपने अभी पढ़ा ना, अल्ट्रा वायर्स, ये उसी के ऊपर है, ये खत्म करेंगे साथ के साथ। क्लियर? और इसमें से सुन लो, जो इसमें एमसीक्यूज वगैरह गिवन है ना, ये पेपर लेवल नहीं है, और इनमें माइट भी गलत मिल भी सकते हैं, समझे पॉइंट। तो ये हमारा पेपर लेवल नहीं है, कहीं आप कहते इसको एक्सपेक्ट करें कि ये पेपर वाले एमसीक्यूज है। ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए करने हैं तो कर सकते हो, हमारा पेपर लेवल तो केस बुकलेट सिनारियो जैसे आते हैं, बेस्ड ऑन दैट। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।